हेलो एवरीवन, आज हम लोग क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 सॉल्यूशन स्टार्ट करने वाले हैं। और ये जो चैप्टर रहेगा आपके केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 है। यानी अगर हम केमिस्ट्री को पार्ट में तोड़े तो हम लोग को पता है कि क्लास 12th में आ चुके हैं, 11th में ही पता चल जाता है कि केमिस्ट्री हमारी जो होती है वो 3 पार्ट में टूट जाती है। एक हो जाता है फिजिकल, एक हो जाता है इनऑर्गेनिक और एक हो जाता है ऑर्गेनिक। तो ये जो पोर्शन है वो किसका है? फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1। क्या नाम है? सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के बारे में हम लोग जानेंगे, किसे कहते हैं सॉल्यूशन, थोड़ा मोड़ा जो है इसके बारे में हम लोगों ने क्लास 9th में ही पढ़ लिया था, जहाँ पर हम लोगों ने मिक्सर पढ़ा था, है ना? तो ये जो चैप्टर है बहुत ही आसान चैप्टर है और इसका जो है आपको इस तरीके से रिटन फॉर्म में लिखा हुआ मिलेगा। अगर आप चाहें इसको नोट करना तो नोट भी कर सकते हैं और अगर चाहते हैं स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। तो सबसे पहले जानेंगे सर, चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन के बारे में बताया जाए। तो सॉल्यूशन किसे कहते हैं सबसे पहले उसको जान लेते हैं। देखो, अगर हम किसी चीज़ों को 2 से ज़्यादा सब्सटेंस मतलब जान ही रहे हो, अगर 2 से ज़्यादा सब्सटेंस को अगर हम मिक्स कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? मिक्स कर रहे हैं, वो रिएक्शन नहीं करने चाहिए। क्या हो रहा है उनमें? मिक्सअप हो रहा है और वो कैसा मिक्सर होना चाहिए? वो एक तरीके से होमोजेनस मिक्सर होना चाहिए। अगर हमने उन दोनों 2 सब्सटेंस है या फिर उससे ज़्यादा सब्सटेंस है, उन सभी सब्सटेंसेस को मिलाया और मिलाने पर क्या बना हमारा जो मिक्सर बनता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन बोलते हैं। यहाँ पर क्या चीज़ें जाननी है कि वो सॉल्यूशन जो है वो कैसा मिक्सर होना है, तो वो कैसा होगा? होमोजेनस मिक्सर होगा। तो यहाँ पर देखो मैंने लिख रखा है कि सॉल्यूशन किसे बोलते हैं? व्हेन 2 और मोर केमिकली नॉन रिएक्टिंग, क्या लिखा हूँ मैंने? केमिकली क्या होने चाहिए? वो नॉन रिएक्टिंग होने चाहिए। इसका मतलब है एक तरीके से जो सॉल्यूशन होता है उस सॉल्यूशन में जो भी सब्सटेंस हम यूज़ करेंगे उनमें क्या होगी? फिजिकल चेंज होगी, केमिकल चेंजेस नहीं होंगी। तो वो सभी सब्सटेंसेस में क्या होना चाहिए? केमिकली वो नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस होने चाहिए, आर मिक्स्ड टुगेदर फॉर्मिंग होमोजेनस मिक्सचर। आपको याद रखना है क्या चीज़? होमोजेनस मिक्सचर बनाते हैं वो, और उस मिक्सचर को हम लोग क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन बोलेंगे। एग्ज़ाम्पल में आप समझ सकते हैं, मान लो कि आपने शरबत पिया है ना? किसी भी चीज़ का घोल बनाया है तो वहाँ पर एक छोटा-सा मैं लेता हूँ। मैंने क्या किया? एक सॉल्यूशन लिया है। उस सॉल्यूशन में मैंने क्या मिला दिया? पानी लिया यानी वाटर लिया, ठीक है? वाटर लिया और उसमें छोटे-छोटे ड्रॉप, मतलब वही चीज़ है, ड्रॉप में क्या? छोटे-छोटे टुकड़े में वो मैंने क्या मिलाया? शुगर मिला दिया यानी चीनी मिला दिया। तो यहाँ पर देखा जाए तो इन दोनों को जो हम मिलाएँगे तो ये एक तरीके से क्या बनेगा? होमोजेनस मिक्सचर। होमोजेनस मिक्सचर क्या होता है सर? होमोजेनस मिक्सचर ये होता है कि अगर मैं चाहूँ तो इन दोनों को अलग करना, ठीक है? इन दोनों को अलग करना चाहूँ तो मैं अलग कर सकता हूँ, लेकिन नॉर्मली जो होंगे वो अलग-अलग दिखाई नहीं देंगे। यानी इसमें से क्या होगा? एक कंपोनेंट गायब हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे मैं इस चीनी को घोलूँगा तो घोलने पर क्या बना? सॉल्यूशन बनता है। यानी 2 कंपोनेंट है, 2 कंपोनेंट का होमोजेनस मिक्सचर ही क्या कहलाता है? सॉल्यूशन कहलाता है। और यहाँ पर याद रखना है कि कैसे बोलते हैं होमो क्या होता है होमोजेनस मिक्सचर? अगर हम इस सॉल्यूशन में अगर मैं ऊपर से या फिर कहीं से भी मैं 1 स्पून यानी 1 चम्मच निकालूँगा, तो वहाँ पर जो क्वांटिटी होगी शुगर की और वाटर की वो हर जगहों से निकाले गए सॉल्यूशन का सेम रहेगा। तो होमोजेनस मिक्सचर होता है सॉल्यूशन, ठीक है सर। तो हम लोग को जानना है कि सर सॉल्यूशन में मैंने आपको बताया है कि सॉल्यूशन जो होता है उसमें हम लोग 2 सब्सटेंस होते हैं या फिर उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो उसी की बेसिस पे हमने नाम अलग-अलग तरीके का पढ़ना है। क्या चीज़? पहला होता है बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ? एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें क्या होगी? 2 कंपोनेंट होंगे या फिर 2 केमिकल सब्सटेंसेस होगी, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? बाइनरी सॉल्यूशन। जैसे यहाँ समझ सकते हैं, मैंने चीनी मिलाया और वाटर मिलाया। तो ये एक तरीके से क्या है? बाइनरी सॉल्यूशन है, ठीक है। इसके बाद हमें जानना क्या है सर? टर्नरी सॉल्यूशन। टर्नरी सॉल्यूशन मतलब क्या होता है? एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें कितनी सब्सटेंसेस होगी? 3 सब्सटेंसेस होगी, यानी 3 तरह के कंपोनेंट मिलेंगे आपको। क्वाटरनरी सॉल्यूशन में क्या होगा? 4 कंपोनेंट मिलेंगे। अगर आपको हम बताएँ तो हमें जो है ये दोनों को पढ़ना नहीं है। क्या चीज़? टर्नरी सॉल्यूशन एंड क्वाटरनरी सॉल्यूशन के बारे में हमें नहीं जानना है। हमें सिर्फ पढ़ना किसके बारे में? सर हमें जो है क्लास 12th में पढ़ना है किसके बारे में? बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ? हमें उसमें 2 कंपोनेंट चाहिए। कितने कंपोनेंट? 2 कंपोनेंट। उन दोनों कंपोनेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? एक को बोलेंगे हम लोग सॉल्यूट और दूसरे को क्या बोलेंगे? सॉल्वेंट बोलेंगे। यानी हम जो 2 चीज़ों को मिलाएँगे सॉल्यूशन बनाने के लिए, उसमें एक जो होगा वो सॉल्यूट होगा और दूसरा क्या होगा? सॉल्वेंट होगा। उन दोनों को मिलाने से क्या बनता है? सॉल्यूशन बनता है, ठीक है सर। अब ये तो पता होना चाहिए किसको हम सॉल्यूशन में, जैसे मैंने यहाँ पर जो है सॉल्यूशन बनाया है, इस सॉल्यूशन में कौन सॉल्यूट है, कौन सॉल्वेंट है, इसको भी पता होना चाहिए।
तो यहाँ पर देखो मैंने लिख रखा है कि सॉल्यूट किसे बोलेंगे और सॉल्वेंट किसे बोलेंगे। तो सॉल्यूट किसे बोलेंगे? सर यहाँ पर जो हमारा सॉल्यूशन है उसमें जो है ऐसा कंपोनेंट जो क्या हो, लेस अमाउंट में प्रेजेंट हो। सॉल्यूशन में जो लेस अमाउंट में प्रेजेंट रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सॉल्यूट बोलेंगे। यहाँ पे समझ सकते हैं कि यहाँ पर देखो थोड़ा ध्यान से, हमने वाटर मिलाया है और शुगर, वाटर कितना ढेर सारा है और शुगर कितना कम है, इसका मतलब हमारा शुगर क्या है, सॉल्यूट है। तो यहाँ पे मैं सॉल्यूट में क्या लिख देता हूँ, शुगर, यानी शुगर जो मैं यूज किया हूँ सॉल्यूशन बनाने के लिए, उसमें हमारा शुगर क्या है, सॉल्यूट है। यानी जो कम अमाउंट में प्रेजेंट होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सॉल्यूट। उसी का उल्टा बोल सकते हैं, जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट बोलेंगे। यानी वाटर क्या हो गया हमारा, वाटर क्या हो गया सर, वाटर जो हो गया वो हमारा सॉल्वेंट हो गया। यानी यहाँ पे जो सॉल्यूशन बना था उस सॉल्यूशन के हिसाब से शुगर कम था इसलिए वो सॉल्यूट, और इस सॉल्यूशन के हिसाब से वाटर जो है ज्यादा है इसलिए वो क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया। वो क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया। अब बात आती है कि अगर हम इसमें देखें तो इसमें दो चीजें मिलाए हैं, एक शुगर मिला है, एक वाटर। शुगर किस में है सर, शुगर सॉलिड में है, और वाटर किस में है, वाटर सर लिक्विड में है। अब बात आती है हमारा सॉल्यूशन का स्टेट क्या होगा, हमारे सॉल्यूशन का स्टेट क्या होगा, यानी फिजिकल स्टेट क्या होगी। तो जो सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट होता है वही सॉल्यूशन का भी फिजिकल स्टेट होगा, है ना। यानी अगर हमारा सॉल्वेंट सॉलिड में होता, हमारा सॉल्यूशन कैसा बनता, सॉलिड। अगर हमारा सॉल्वेंट लिक्विड में है तो हमारा सॉल्यूशन कैसा बनेगा, लिक्विड। अगर वहीं पे हमारा सॉल्वेंट जो है अगर गैसियस फॉर्म में है तो हमारा जो सॉल्यूशन बनेगा वो भी कैसा बनेगा, गैसियस सॉल्यूशन बनेगा। तो यहाँ पर मैंने लिख रखा है कि फिजिकल स्टेट जो है सॉल्यूशन सॉल्वेंट का और सॉल्यूशन का क्या होता है, सेम होता है। फिजिकल स्टेट जो है वो सॉल्यूशन और सॉल्वेंट का क्या होगा, सेम होगा। यानी अगर आपसे बोल लो तो सॉल्यूशन क्या है सर, एक तरीके से होमोजीनियस मिक्सर है, ठीक है। उसमें हमें पढ़ना किसे, बाइनरी सॉल्यूशन में। सॉल्यूट क्या होगा, जो कम अमाउंट में होगा। सॉल्वेंट क्या होगा, वो जो ज्यादा अमाउंट में होगा। और दोनों का स्टेट क्या होगा, सेम होगा। किसका किसका, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन का। सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन का स्टेट क्या होगा, सॉल्यूशन हो सॉल्यूशन स्टेट क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं। अब टाइप ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में जानते हैं, कितने टाइप की बाइनरी सॉल्यूशन होते हैं उनके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला होता है कौन सा, गैसियस सॉल्यूशन। गैसियस सॉल्यूशन कहने का मतलब क्या है, जो हमारा सॉल्वेंट होगा, जो हमारा सॉल्वेंट होगा वो क्या होगा सर, जो सॉल्वेंट होगा वो हमारा गैस के फॉर्म में होगा, है ना। यानी मैंने बोला था कि सॉल्यूशन जो है, सॉल्यूशन जो है, सॉल्यूशन क्या है सर, सॉल्यूट को और सॉल्वेंट को, सॉल्वेंट को मिलाएंगे तो वहां पे क्या बनेगी, सॉल्यूशन बनेगी। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन, ठीक है। अब यहाँ पे जो सॉल्यूट होगा वो कम अमाउंट में और जो सॉल्वेंट होगा वो ज्यादा अमाउंट में, और यही डिसाइड करता है कि इसका स्टेट कैसा होगा। सॉल्वेंट ही डिसाइड करेगा कि सॉल्यूशन का स्टेट क्या होगा। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो गैसियस सॉल्यूशन है, इसका मतलब क्या होगा, जो सॉल्यूशन है वो हमारा गैस के फॉर्म में है, तो इसका मतलब जो सॉल्वेंट है वो भी किसके फॉर्म में होगा, गैस के फॉर्म में होगा, है ना। किसके फॉर्म में होगा, गैस के फॉर्म में होगा। तो यहाँ पर देखिए गैसियस सॉल्यूशन में हम लोग किसको किसको यूज कर सकते हैं, तो सॉल्वेंट हमेशा गैस ही रहेगा, लेकिन सॉल्यूट क्या हो सकता है, बदल सकता है। तो सबसे पहला देखो गैस, अगर मैं गैस में गैस को मिक्स कर दूं तो वो क्या कहलाएगा, गैसियस सॉल्यूशन कहलाएगा। या फिर लिक्विड है, उस लिक्विड को किस में मिक्स कर दिया मैंने, गैस में मिक्स कर दिया तो वो भी क्या कहलाएगा, गैसियस सॉल्यूशन कहलाएगा। अगर सॉलिड को मैंने गैस में मिक्स कर दिया तो वो क्या कहलाएगा, गैसियस सॉल्यूशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, गैसियस सॉल्यूशन कहलाएगा। अब देखो जैसे यहाँ पे गैसियस सॉल्यूशन के कितने हैं सर, तीन तरीके से हम लोग गैसियस सॉल्यूशन बना सकते हैं। यानी गैस में हम लोग गैस को मिक्स कर दें, या फिर गैस में लिक्विड को, या फिर गैस में सॉलिड को। तो यहाँ पर तीन तरीके से मिक्स किया जा सकता है। अब इसके थोड़े से एग्जांपल दिए हुए हैं, जैसे गैस गैस का मिक्सर जो है वो क्या है, मिक्सर ऑफ गैसेस, है ना। मिक्सर ऑफ गैसेस दो चार पांच है, कितने भी गैसेस के मिक्सर होंगे उनके हम लोग क्या बोल सकते हैं, गैसियस सॉल्यूशन बोल सकते हैं। वहीं पर लिक्विड और गैसेस गैस का जो मिक्सर होगा, वहां पर एग्जांपल समझ सकते हैं, क्लोरोफॉर्म मिक्स्ड विद नाइट्रोजन गैस। तो यहाँ पर हमने क्या किया, जो क्लोरोफॉर्म को है उसको हमने किसमें मिक्स कर दिया, नाइट्रोजन गैस में मिक्स कर देंगे तो वो एक तरीके से क्या है, गैसियस सॉल्यूशन, है ना। कोई दूसरा एग्जांपल अगर आपको याद है तब भी चलेगा, कोई बात नहीं ना, एग्जांपल की जरूरत नहीं। हमें क्या समझना है, इस चीज को समझना है कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो कितने तरीके से बन सकते हैं,
है ना? सॉल्यूशन कितने तरीके से बन सकता है। तो सॉलिड है, सॉलिड को अगर मैंने क्या मिला दिया, गैस में मिला दिया, तो वो क्या कहलाएगा हमारा गैसीय सॉल्यूशन। एग्ज़ाम्पल में समझिए, कैम्फर, कैम्फर को हमने किसमें मिलाया? नाइट्रोजन गैस में, तो वो सॉलिड है कैम्फर। कैम्फर जब सॉलिड है तो उसको नाइट्रोजन गैस में मिलाया, यानी गैस में मिलाया, तो इस तरीके से जो सॉल्यूशन बनेगा, वो क्या कहलाएगा? गैसीय सॉल्यूशन। यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होने वाली है। यहाँ पे जो है कोई रिएक्शन नहीं होने वाली, क्योंकि मैंने शुरू में ही बताया, जो सॉल्यूशन होता है वो नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस को मिलाया जाता है, ठीक है। अब अगला जानते हैं सॉरी लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन में क्या होगा? हमारा जो सॉल्वेंट होगा, हमारा जो सॉल्वेंट होगा वो क्या होगा? सर हमारा सॉल्वेंट क्या होगा? लिक्विड के रूप में होगा। किसके फॉर्म में होगा? लिक्विड के फॉर्म में होगा, ठीक है। जब हमारा सॉल्वेंट लिक्विड फॉर्म में है, तो आपको बस याद रखना है लिक्विड सॉल्यूशन। तो लिक्विड सॉल्यूशन में क्या है? सॉल्वेंट लिक्विड, लिक्विड लिक्विड। लेकिन हमारे जो सॉल्यूट है वो बदल सकते हैं। गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है। गैस और लिक्विड को मिक्स कर देंगे, तो वहाँ पे जो सॉल्यूशन बना, लिक्विड को अगर हम लोग लिक्विड में मिक्स कर देंगे, तो वहाँ सॉल्यूशन बना लिक्विड सॉल्यूशन। सॉलिड हम लिक्विड मिक्स कर देंगे, तो वहाँ पे जो सॉल्यूशन बना, लिक्विड सॉल्यूशन बनेगा। तो देखो एग्जांपल, गैस मिक्स किया किसमें? लिक्विड में। एग्जांपल क्या है? जो हमारा ऑक्सीजन गैस है वो किसमें डिसॉल्व होता है? पानी में। हम सबको पता है कि जो ऑक्सीजन गैस होता है वो पानी में डिसॉल्व होता है। वो एग्जांपल है किसका? लिक्विड सॉल्यूशन का। अगला, लिक्विड को अगर हम लिक्विड में मिक्स करते हैं तो वहाँ पर भी क्या होगा? लिक्विड सॉल्यूशन। एग्जांपल में देखो इथेनॉल है ना? अल्कोहल, अल्कोहल तो डिसॉल्व होता है पानी में, ना? डिसॉल्व करके कम कंसंट्रेशन जो होता है कम करके पीते हैं सब लोग। तो वहाँ पर भी देख सकते हैं लिक्विड को हमने लिक्विड में मिलाया है, यानी इथेनॉल में हम पानी को डिसॉल्व कर सकते हैं। इसका मतलब वो क्या है? लिक्विड सॉल्यूशन है। सॉलिड है, सॉलिड को भी हम लोग क्या कर सकते हैं? लिक्विड में डिसॉल्व कर सकते हैं, जैसे चीनी, नमक, इन सब चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं? पानी में घोलते ही हैं। तो एक तरीके से वो भी क्या है? एक तरीके से लिक्विड सॉल्यूशन का एग्जांपल है। अब अगला हम लोग जानते हैं तीसरा क्या नाम है? सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन मतलब हमारा जो सॉल्यूशन है वो कैसा होगा? सॉलिड के रूप में होगा। लेकिन अगर हम सॉल्वेंट की बात करें तो वो भी किस में हो जाएगा? तब वो भी हो गया हमारा सॉलिड में। तब वो भी हमारा किस में हो जाएगा? सॉलिड में हो गया। तो यहाँ पर देखो, गैस को हमने मिला दिया किसमें? सॉलिड में। गैस मिलाया किसमें? सॉलिड में। तो यहाँ पर समझ सकते हैं किसका? सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन एंड पैलेडियम। पैलेडियम जो है और हाइड्रोजन का जो सॉल्यूशन होता है वो एक तरीके से क्या है? सॉलिड सॉल्यूशन है। क्यों? क्योंकि मैंने हाइड्रोजन गैस को किसमें मिलाया? पैलेडियम में मिलाया। हाइड्रोजन गैस को किसमें मिलाया? पैलेडियम में मिलाया। लेकिन ये क्या है? एक मिक्सचर है ना? कोई यहाँ पर रिएक्शन नहीं होगा। इसलिए हम लोग वहाँ पे बोलेंगे क्या है? जो बना है वो सॉल्यूशन है, और वो कौन सा सॉल्यूशन है? सॉलिड सॉल्यूशन। दूसरा देखिए, अगर लिक्विड को देख रहे हैं, लिक्विड को हम लोग मिला दिए सॉलिड में, तो वहां पर भी क्या होगा? एक तरीके से सॉलिड सॉल्यूशन बनेगा। एग्जाम्पल में अमलगम जानते ही, यस सर अमलगम जानते हैं। अमलगम ऑफ मरकरी विद सोडियम, है ना? अमलगम ऑफ मरकरी विद सोडियम। मरकरी को हम लोग किस में मिला दे रहे हैं? सोडियम में मिला रहे हैं, तो वहां पर क्या बनता है? अमलगम बनता है। और ये क्या कहलाता है? एक सॉलिड सॉल्यूशन कहलाता है। अगला देखो, सॉलिड को सॉलिड में मिला सकते हैं। जैसे हम लोग जो वो पढ़े हैं मेटल, क्या कहते हैं, जो मिक्सर बनता है मेटल का, तो वो भी एक तरीके से क्या है? सॉलिड सॉल्यूशन है। जैसे देखो, कॉपर को क्या कर दिया गया? गोल्ड में डिसॉल्व कर दिया गया। कॉपर को किसमें डिसॉल्व कर दिया गया? गोल्ड में डिसॉल्व कर दिया गया। इसलिए यहाँ पर क्या है? एक तरीके से सॉलिड सॉल्यूशन बना है। तो हमारे जो बाइंडर सॉल्यूशन है उसके टाइप कितनी है? तीन। कौन कौन से? गैसीय सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन। गैसीय सॉल्यूशन मतलब सॉल्वेंट जो होगा वो हमारा गैस के फॉर्म में होगा। लिक्विड सॉल्यूशन मतलब जो सॉल्वेंट होगा वो लिक्विड के रूप में होगा। और सॉलिड सॉल्यूशन मतलब वहां पे सॉल्वेंट जो होगा वो सॉलिड के फॉर्म में होगा, है ना? इसका जो है अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अगला टाइप पढ़ते हैं किसके बेसिस पर? सॉल्यूट की बेसिस पर, यानी कि सॉल्यूट का कितनी अमाउंट है उसकी बेस पे हम लोग क्या पढ़ेंगे? सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं, है ना? तो यहाँ पर समझते हैं सबसे पहला कौन सा है? डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन मतलब क्या होगा? जो हमारा सॉल्यूशन है उसमें अगर, जो हमारा सॉल्यूशन है उसमें अगर क्या हो? सॉल्यूट की अमाउंट कम हो, है ना? सॉल्यूट की अमाउंट क्या हो? कम हो, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? डाइल्यूट सॉल्यूशन बोलेंगे। यानी हमारा जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन में अमाउंट होगी सॉल्यूट की कम। यानी हमारा जो भी सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन में हम जो सॉल्यूट का यूज करेंगे, जो सॉल्यूट हम लोग यूज करेंगे वो सॉल्यूट क्या होगा? लेस अमाउंट में रहेगा। क्या रहेगा? लेस अमाउंट में, ठीक है? लेस अमाउंट में है। और हमारा जो सॉल्वेंट है, हमारा जो सॉल्वेंट है वो मोर अमाउंट में, यानी लार्ज अमाउंट में, लार्ज अमाउंट में, है ना?
हमारा जो सॉल्यूट है वो लेस अमाउंट में रहेगा, लेकिन जो सॉल्वेंट होगा वो लार्ज अमाउंट में है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डाइल्यूट सॉल्वेंट सॉल्यूशन बोलते हैं, सॉरी डाइल्यूट सॉल्यूशन बोलेंगे। वहीं पे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन मतलब क्या होगा, हमारा जो सॉल्यूशन है उसमें डाइल्यू जो है सॉल्वेंट सॉल्यूट की अमाउंट क्या होगी, वो ज्यादा होगी, है ना। सॉल्यूट की अमाउंट क्या होगी, ज्यादा होगी, इतनी इतनी भी ज्यादा नहीं कि सॉल्वेंट से ज्यादा हो जाए, सॉल्वेंट से कम रहेगी लेकिन इसकी क्वांटिटी क्या होगी, ज्यादा अमाउंट ज्यादा रहेगी, ठीक है ना। तो वो क्या कहलाएगा, हमारा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। एग्जांपल में समझो, जैसे मैंने यहाँ पर लिया था 1 लीटर हमने वाटर लिया, 1 लीटर हमने वाटर लिया, उस वाटर में हमने क्या मिलाया, 50 ग्राम, 50 ग्राम हमने क्या मिला दिया, चीनी मिलाया, तो 50 ग्राम चीनी मिला दिया, ठीक है। अब देखो, वहीं पर हमने एक और सॉल्यूशन लिया, ठीक, उस सॉल्यूशन में क्या था, 1 लीटर, 1 लीटर हमारा वाटर था, 1 लीटर क्या वाटर है, लेकिन यहाँ पे जो शुगर की अमाउंट है वो क्या है, 150 ग्राम, 150 ग्राम है। यानी अगर हम इन दोनों के बीच में कंपेयर कराते हैं तो ये पता चलता है कि इसमें क्या है, शुगर की अमाउंट कम है, शुगर की अमाउंट क्या है, कम है, इसलिए ये क्या होगा, डाइल्यूट। लेकिन वहीं पर क्या है, हमने 1 लीटर वाटर लिया उसमें, लेकिन शुगर के एक जो अमाउंट है वो ज्यादा है, इसलिए क्या हो जाएगा, कंसंट्रेटेड हो जाएगा, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन हो जाएगा। यानी कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट में बस इतना ही सा फर्क है कि कंसंट्रेटेड में क्या होता है, अमाउंट ज्यादा होती है, अमाउंट क्या होगी, सॉल्यूट की ज्यादा होगी, और वहीं पे जब हम लोग डाइल्यूट की बात करेंगे तो डाइल्यूट में सॉल्यूट की अमाउंट क्या होगी, कम होगी, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, डाइल्यूट सॉल्यूशन बोलेंगे। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन में क्या होता है, सॉल्यूशन इन विच रिलेटिवली a small amount of solute is dissolved in large amount of solvent is called a dilute solution। और यहाँ पे समझो, देखो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में क्या होगा, a solution in which relatively a large amount of solute is present is called concentrated solution, is called concentrated solution, है ना। तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे। तो ये दो तरीके का सॉल्यूशन है, एक डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड, किसकी बेसिस पर है, ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट की बेसिस पर हमने क्या किया, दो टाइप के पढ़ लिए हैं सॉल्यूशन के बारे में। तो कंसंट्रेशन टर्म के बारे में बात करेंगे तो उसमें सबसे पहला कौन सा है, परसेंटेज बाय मास। यानी हम जो भी चीज ले रहेंगे वहां पर जो सॉल्यूशन होगी, उसमें जो हम लोग परसेंटेज निकालने वाले हैं वो क्या निकालने हैं, मास परसेंट निकालने वाले हैं। इस मास परसेंट में आपको याद रखना है क्या क्या चीजें लेनी है। तो यहाँ पर जो हमारा सॉल्यूट है वो सॉल्यूट किस में होना चाहिए, ग्राम में, और सॉल्यूशन जो होना चाहिए वो भी किस में होना चाहिए, ग्राम में। लेकिन कितना ग्राम होना चाहिए, 100 ग्राम। यानी मैंने एक सॉल्यूशन बनाया है, उस सॉल्यूशन में अगर मास परसेंटेज बोलता है तो मास परसेंटेज मतलब क्या हो गया, कि हम जो सॉल्यूशन लेंगे उस सॉल्यूशन में जो भी हमारा सॉल्यूट रहेगा, सॉल्वेंट सॉल्यूट रहेगा, वो किस में होना चाहिए, ग्राम में होना चाहिए। और हमारा जो सॉल्यूशन होगा, जो हमारा सॉल्यूशन होगा वो भी किस में होना चाहिए, ग्राम में, लेकिन कितना ग्राम, 100 ग्राम, है ना, कितने ग्राम, 100 ग्राम। तो यहाँ पर देखो लिखा है कि मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट ग्राम में प्रेजेंट है, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट। अब यहाँ पर देख लो, मान लो कि हमने डब्ल्यू लिखा है ग्राम, किसके लिए, सॉल्यूट के लिए, और वहीं पर मैंने बोला है कि कैपिटल डब्ल्यू जो ग्राम है वो किसका है, सॉल्वेंट का, यानी सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। कैपिटल डब्ल्यू किसके लिए, सॉल्वेंट के लिए। जब हम इन दोनों को मिला देंगे, यानी स्मॉल डब्ल्यू और कैपिटल डब्ल्यू को मिला देंगे, तो वो क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन का मास हो जाएगा, यस सर। तो यहाँ पे मास परसेंटेज का जो फॉर्मूला है वो क्या है, मास परसेंट का फॉर्मूला क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन, यही बोला। मास परसेंटेज का फॉर्मूला यहाँ पे बताया, 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मास परसेंट बोलते हैं। तो वही चीज को यहाँ पर लिखा गया है, मास परसेंट बराबर हो गया मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूट किस में होना चाहिए, ग्राम में, ठीक। और हम परसेंट निकाल रहे हैं, तो परसेंट निकालने के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यस सर। और यहाँ पर मास ऑफ सॉल्यूशन लिखा है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन लिखा गया है, तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर जो हम लोग सॉल्वेट लिखेंगे और यहाँ पर जो हम लोग सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे, तो सॉल्यूशन में हमें क्या लिखना पड़ेगा, स्मॉल डब्ल्यू और कैपिटल डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू और कैपिटल डब्ल्यू दोनों लिखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सॉल्यूट है, ये
सॉल्वेंट है, मिलाएंगे तब जाकर सॉल्यूशन। एक बात इसमें और याद रखिए, मास परसेंट जो है वो कभी भी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता, टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं होता, यानी वो इंडिपेंडेंट होते हैं ऑफ टेम्परेचर। तो ये मास परसेंटेज था। मास परसेंट क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब अगला जानते हैं। अब अगला देखते हैं वॉल्यूम परसेंट। वॉल्यूम परसेंट बोलते हैं या फिर वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट बोलते हैं। ठीक है, ये किसके लिए होता है? तो ये ऐसे सॉल्यूशन के लिए होता है जिसमें दोनों के दोनों क्या हो, लिक्विड का यूज किया जाता है। यानी हम लिक्विड का यूज करेंगे, हमारा जो सॉल्यूट होगा वो लिक्विड होगा, उसको हम लोग जिसमें मिलाएंगे वो भी लिक्विड होगा, और जो बनेगा वो भी लिक्विड बनेगा। यानी हम लोग यहाँ पर क्या लेंगे, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड लेंगे, किसका? सॉल्यूट का। कितने एमएल? देखो हम यहाँ पे वॉल्यूम लेंगे तो एमएल में लेना पड़ेगा। यस सर, तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ लिक्विड सॉल्यूट इन एमएल प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। जिस तरीके से मास बाय मास में हमने बोला था कि 100 ग्राम के सॉल्यूशन में कितना ग्राम जो है सॉल्यूट प्रेजेंट है, उसी तरीके से 100 ml के सॉल्यूशन में कितना ml सॉल्यूट प्रेजेंट है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वॉल्यूम परसेंट बोलेंगे। उसी को क्या बोलेंगे? वॉल्यूम परसेंट। तो यहाँ पे वॉल्यूम परसेंट को अगर हम इस तरीके से डिफाइन करना चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं वॉल्यूम परसेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इनटू 100। 100 किस लिए है ये बताया हूँ मैं आपको। 100 इसलिए है क्योंकि यहाँ पे परसेंट में कन्वर्ट करना है, इन अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब समझ सकते हैं, मान लीजिए मैंने वी ए लिखा, वी ए लिखा किसके लिए? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट का, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। उसी तरीके से अगर मैंने वी बी लिख दिया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट का, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट का। अगर हम इसे फॉर्मूला के फॉर्म में कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगा? वॉल्यूम परसेंट किसका निकालना होगा? जैसे अगर हमें सॉल्यूट का निकालना, सॉल्यूट का, अगर चाहे तो सॉल्वेंट का निकालना, सॉल्वेंट का भी निकल सकता है। उस हिसाब से क्या हो जाएगा, हमें अभी सॉल्यूट का निकालना है, तो वो सॉल्यूट कौन है हमारा? वी ए। तो वी ए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इनटू 100 अपॉन में क्या लिखना पड़ेगा? वी ए प्लस में वी बी। क्यों वी ए प्लस में वी बी? इसलिए क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है सर? वी ए जो होगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस में वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट को अगर हम सम कर देंगे तो वो क्या कहलाएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कहलाएगा। यानी उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। अगर हमें क्या निकालना है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट निकालना है, उसका परसेंट, तो परसेंट के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या हो जाएगा? वी ए इंटू 100 अपॉन में वी ए इंटू वी बी। इस तरीके से अगर हमने, आपने कहीं पर देखा होगा इस तरीके से लिखा होगा 10%, 10% एल्कोहल ने बी अपॉन में वी। ठीक है, एल्कोहल, एल्कोहल प्रेजेंट, ऐसे बस एल्कोहल लिख दिया। ठीक है, एल्कोहल वाटर के अंदर है। ठीक है, एक एल्कोहल। अब अगर हम इसका बताना चाहें तो क्या बताएंगे कि इसमें, इस सॉल्यूशन में कितने एमएल जो है हमारा एल्कोहल है, कितना एमएल जो है हमारा वाटर है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कितना परसेंट दिया हुआ, 10%। तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे? 10% इसकी जगह पर रखेंगे। वॉल्यूम परसेंट कितना दिया हुआ? सर वॉल्यूम परसेंट दिया हुआ है 10। ठीक है, और आपको सॉल्यूशन के बारे में बताया नहीं है कितना कितना है, तो इसलिए हम लोग वहां पर क्या लेंगे? वी ए प्लस में वी बी बराबर हो जाएगा 100 ml, है कि नहीं? क्योंकि हम जो यहाँ पर लेंगे वॉल्यूम परसेंट कहीं पर लेंगे तो वो किसके लिए लेते हैं? 100 ml के लिए लेते हैं। सॉल्यूशन कितना होना चाहिए हमारा? 100 ml। तो हमने बोला 10% वी बाई वी जो है एल्कोहल लिया हूँ, तो इसका मतलब क्या है कि वहां पर जो होगा हमारा जितना भी एल्कोहल है उसका सम करेंगे, एल्कोहल और जो वाटर है उसका सम करेंगे तो कितना आएगा? 100 ml आना चाहिए। यस सर, इतना। तो इसी हिसाब से अगर हम चाहें तो कैलकुलेट कर लेंगे इस फॉर्मूले में रख करके। यानी 10%, यानी 10 ग्राम, अगर मैं डायरेक्ट बताऊं आपको, 10 ग्राम जो है अल्कोहल प्रेजेंट है किसमें? 100 ग्राम के सॉल्यूशन में। ये जो 10% लिखा हुआ है इसका मतलब यही होता है। ठीक है, तो ये था किसके बारे में? वॉल्यूम परसेंट, यानी वॉल्यूम बाई वॉल्यूम का। क्या होता है कि 100 ml सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है वो भी वॉल्यूम के फॉर्म में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वॉल्यूम परसेंट बोलेंगे। तो ये था हमारा दूसरा। अब चलिए तीसरा देखते हैं। अब तीसरे टाइप को समझो, कौन सा? मास बाय वॉल्यूम परसेंट।
मास बाय वॉल्यूम परसेंट मतलब क्या हुआ? यहाँ पे जो होगी, जो दूसरा वाला लिखा हुआ वॉल्यूम, वॉल्यूम लिखा है, इसका मतलब 100 ml के सॉल्यूशन में कितना ग्राम जो है सॉल्यूट प्रेजेंट है। क्या कह रहा हूं मैं? यहाँ पे जो पहले लिखा हुआ है इसका मतलब ये सॉल्यूट वाला काम हो, सॉल्यूट होगा। और यहाँ पे जो दूसरा लिखा हुआ है इसका मतलब वो क्या होगा? सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन में। यानी हम यहाँ पे बात करेंगे, जो ये मास बाई वॉल्यूम परसेंट लिखा है, इसका मतलब क्या होगा? सर मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होना चाहिए ग्राम में, किस में? 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में। मास ऑफ सॉल्यूट ग्राम में, और वो प्रेजेंट है किसमें? 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? मास बाई वॉल्यूम परसेंट बोलेंगे। तो मास बाई वॉल्यूम परसेंट क्या है? मास बाई वॉल्यूम परसेंट बराबर हो जाएगा सर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 100 अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इसका कहने का मतलब है मैंने कोई सॉल्यूशन लिया है, ठीक है, मैंने कोई सॉल्यूशन लिया है, उस सॉल्यूशन में मान लीजिए NaCl मिला दिया। क्या मिला दिया? NaCl मिलाया। 5 ग्राम हमने NaCl मिलाया, ठीक है, और वहां पे सॉल्यूशन जो था वो 100 ml था। 100 ml के सॉल्यूशन में मैंने जो है 5 ग्राम NaCl मिलाया हुआ है। इसका मतलब ये जो यहाँ पे कंसंट्रेशन टर्म आएगी वो क्या होगा? मास बाई वॉल्यूम होगा। क्यों? यहाँ पे जो सॉल्यूशन है वो किस में है? वॉल्यूम के टर्म में है। और यहाँ पे जो सॉल्यूट मैं यूज किया हूँ वो किसके टर्म में है? ग्राम के टर्म में है। तो ये क्या कहलाएगा? मास बाई वॉल्यूम परसेंट कहलाएगा। तो इसको एग्जाम्पल से यहाँ समझ सकते हो। मैंने यहाँ पर लिखा क्या है? 10% वॉल्यूम बाई मास बाई वॉल्यूम, 10% मास बाई वॉल्यूम NaCl एक्वस सॉल्यूशन। यानी जो है हमारा NaCl जो प्रेजेंट है वो भी कितना? 10%। 10% बोला हूँ NaCl प्रेजेंट है, तो मैंने बोला था ना आपको कि अगर कहीं पर सॉल्यूशन के बारे में नहीं लिखा है तो इसका मतलब वो कितना है? 100 ml है। तो 100 ml के सॉल्यूशन में कितना ग्राम प्रेजेंट है? 100 ml के सॉल्यूशन में जितना परसेंट लिखा होता है उतना ही ग्राम होगा, यानी 10 ग्राम, 10 ग्राम NaCl प्रेजेंट है। 10 ग्राम NaCl प्रेजेंट है, इस तरीके से बोल सकते हैं। यानी 10 ग्राम NaCl प्रेजेंट है किसमें? 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में। तो ये जो है उसको इस तरीके से हम लोग क्या कर देंगे? रिप्रेजेंट कर देंगे, 10% W/V। ठीक। उसी तरीके से अगर हम इस चौथे नंबर के बारे में बात करें, इसी को बस उल्टा कर देना है। यानी अब हम बात करेंगे लिक्विड को मिलाएंगे किसमें? लिक्विड को मिलाएंगे हम लोग किसमें? जो सॉल्यूशन है हमारा वो क्या है? सॉलिड स्टेट में। यहां पर देख सकते हैं आप वॉल्यूम बाई मास परसेंट, वॉल्यूम बाई मास परसेंट। इसका मतलब हमारा जो सॉल्यूट होगा वो किसके टर्म में होगा? हमारा जो सॉल्यूट होगा वो वॉल्यूम में रहेगा, और हमारा जो सॉल्यूशन रहेगा वो किस में रहेगा? हमारा जो सॉल्यूशन रहेगा, सॉरी यहाँ पे मैंने सॉल्वेंट लिखा है, सॉल्वेंट ना होकर के क्या होगा? सॉल्यूशन होगा ना। यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूशन रहेगा। तो यहाँ पर क्या वॉल्यूम बाय मास परसेंट क्या है? वॉल्यूम बाय मास परसेंट हो जाएगा क्या? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इंटू 100 अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन। यानी जो ये टर्म था, हमने सॉल्यूट को मिलाया था किसमें? 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में। बस उसी चीज को उल्टा कर देना है। यानी यहाँ पर क्या होगा? हम जो मिलाएंगे सॉल्यूट लेंगे वो किस में लेंगे? ml में। यानी हमारा जो सॉल्यूट होगा वो क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन इन किसमें? ml में, प्रेजेंट, प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। इस तरीके से इसका डेफिनेशन होगा। यानी हमारा जो सॉल्यूशन है वो क्या होगा? ग्राम में आएगा, और जो हमारा सॉल्यूट होगा उसको क्या लेंगे? वॉल्यूम में, यानी ml के फॉर्म में कन्वर्ट कर। या फिर अगर हम इसी को ऐसे बदल के लिखें, इस तरीके से बोलना चाहूं तो क्या बोलूंगा? सर यहाँ पर लिख दीजिए आप 10% V/W, 10% V/W NaCl एक्व सॉल्यूशन। यानी हमारा जो है 10 ग्राम जो है 10 ml, सॉरी 10 ml जो है NaCl प्रेजेंट है कि नहीं? 10 ml जो है NaCl प्रेजेंट है किसमें? 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में। 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में 10 ml क्या प्रेजेंट है? NaCl प्रेजेंट है। इस तरीके से हम बोल सकते हैं। या फिर हम यहाँ पर लिख दें 10% V/W HCl या फिर H2SO4। तो यहाँ पर क्या होगा? 10 ml जो है HCl प्रेजेंट है किसमें? 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन,
100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में हमारा 10 ग्राम क्या प्रेजेंट होगा? HCl प्रेजेंट होगा। तो ये कितने तरीके के कंसंट्रेशन टर्म है? 4 तरीके के। पहला हम लोगों ने पढ़ा मास बाय मास, दूसरा हम लोगों ने पढ़ा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, तीसरा हम लोगों ने पढ़ा मास बाय वॉल्यूम परसेंट। ठीक, उसके बाद चौथा हम लोगों ने पढ़ा वॉल्यूम बाय मास परसेंट। सभी का फॉर्मूला सेम है ना? जब हम लोग मास बाय मास की बात करेंगे तो वहां पर हमारा सॉल्यूट भी ग्राम में होगा और सॉल्यूशन भी ग्राम में होगा। जब हम लोग वॉल्यूम बाय वॉल्यूम की बात करेंगे तो हमारा जो यहाँ पर सॉल्यूट है वो भी वॉल्यूम में रहेगा यानी ml में रहेगा, और हमारा जो सॉल्यूशन है वो भी ml में रहेगा। जब हमने तीसरी वाली बात किया कौन सा मास बाय वॉल्यूम परसेंट का, तो इसमें क्या याद रखना है कि हमारा जो सॉल्यूट होगा वो मास में होगा, है ना, यानी ग्राम में होगा, और हमारा जो सॉल्यूशन है वो वॉल्यूम में होगा यानी ml में होगा। ठीक है, उसी तरीके से हमने बस इस टर्म को उल्टा किया है, यानी वॉल्यूम बाय मास परसेंट कहेंगे तो हमारा जो सॉल्यूट होगा वो वॉल्यूम के टर्म में दिया होगा यानी ml के टर्म में दिया होगा, और हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो किस में होगा? ग्राम में होगा। और ये जो पूरे परसेंटेज जो कंसंट्रेशन टर्म है वो हमेशा याद रखिएगा 100 ग्राम या फिर 100 ml में रहेगा। तो मोल फ्रैक्शन लिखा गया है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कुछ न कुछ तो रोल मोल का होगा। तो यहाँ पे फ्रैक्शन के फॉर्म में जो भी हमारा सॉल्यूशन दिया होगा, उसमें जिसके भी बारे में बात करेंगे, जैसे हमारा सॉल्यूट हो गया या फिर सॉल्वेंट हो गया, ठीक है। तो सॉल्यूट के लिए हम लोग नंबर ऑफ मोल्स को किससे रिप्रेजेंट कर देंगे? N2 से, सॉल्यूट के लिए। और सॉल्वेंट के लिए हम लोग नंबर ऑफ मोल्स किससे रिप्रेजेंट करेंगे? N1 से। यहाँ पर क्या होगा कि जिस भी कंपोनेंट का हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है, उस कंपोनेंट का हम लोग क्या बना देंगे? रेशियो बना देंगे। जैसे समझो, क्या लिखा है यहाँ पर? द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट, यानी हमें किसी भी कंपोनेंट का या फिर सॉल्यूट का या तो सॉल्वेंट का जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालना है, उसके नंबर ऑफ मोल्स को काउंट कर लेंगे, फिर उसके बाद उसका रेशियो निकाल देंगे किसके साथ? द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द ऑल कंपोनेंट, यानी उस सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट यूज हुए हैं, जैसे सॉल्यूट और सॉल्वेंट यूज हुआ है, उन दोनों के टोटल का, और जो एक कंपोनेंट है उसका रेशियो ही क्या कहलाएगा? मोल फ्रैक्शन कहलाएगा। उसका ही रेशियो क्या कहलाएगा? मोल फ्रैक्शन कहलाएगा। यानी एक कंपोनेंट के जितने भी नंबर ऑफ मोल्स हैं अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स को ही हम लोग क्या बोलेंगे? मोल फ्रैक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मोल फ्रैक्शन। इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? तो इसे इस तरीके से एक्स की तरफ बना दिया था बड़े सा, और इसको बोलते हैं काई। यानी अब हम क्या कर रहे हैं इसमें, देखो, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट है तो यहाँ पे मैंने सॉल्यूट के लिए यहाँ पे 2 वर्ड लिखा यानी x2, यानी काई 2 बराबर किसके हो जाएगा? रेशियो निकालना है किसका? जो कंपोनेंट लेना है हमको, जिसका निकालना है उसे ऊपर और टोटल नंबर ऑफ मोल्स नीचे, यानी मोल ऑफ सॉल्यूट N2 अपॉन में नंबर ऑफ सॉल्यूट N2 प्लस में नंबर ऑफ सॉल्वेंट N1। यानी इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, क्या चीज? काई टू इज इक्वल टू, काई टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? हमने सॉल्यूट के बारे में बात किया तो यहाँ पर N2 लिख दूं? यस सर, N2 लिख दीजिए। N2 अपॉन में N1 प्लस में N2, ये हो जाएगा मोल फ्रैक्शन किसका? सॉल्यूट का। इसी तरीके से हमारा सॉल्वेंट का भी निकल जाएगा। उसे हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? काई 1 से, काई 1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर सॉल्वेंट का निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स सॉल्वेंट का ऊपर लिखेंगे, और टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या करेंगे? नीचे की तरफ लिखेंगे। टोटल नंबर ऑफ मोल्स कहाँ पे लिखा जाएगा? नीचे की तरफ। यानी अगर हम इसे चाहे रिप्रेजेंट करना तो कैसे होगा? काई 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? N1 अपॉन में N1 प्लस में N2, N1 प्लस में N2। ये क्या हो गया हमारा? मोल फ्रैक्शन किसका? सॉल्वेंट का निकल जाएगा। यानी जिसका भी पूछा है मोल फ्रैक्शन, उसको हम लोग ऊपर लिखेंगे, और उसमें जो जो कंपोनेंट यूज हुआ है उसे हम लोग क्या कर देंगे? नीचे जोड़ करके लिख देंगे। वही रेशियो क्या कहलाता है? मोल फ्रैक्शन कहलाएगा। वही रेशियो क्या कहलाएगा? मोल फ्रैक्शन कहलाएगा। अब यहाँ पर देखो थोड़ा सा, अगर मैं इस वाले यानी सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन और सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन को जोड़ दूं तो इसका आंसर कितना आएगा? 1। यानी कहने का मतलब क्या है? अगर मैं काई 1 प्लस में काई 2 को जोड़ दूं तो सम करने पर कितना आएगा? 1 आएगा। सम करने पर कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक, यानी
जो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू कितना होगा 1। यानी इन दोनों मोल फ्रैक्शन को सम करेंगे तो वो कितना आ जाएगा 1 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा 1 के बराबर होगा। समझ सकते हो, जैसे एग्जांपल में से मानो काई 2 हमने निकाला, काई 2 अगर हम मान लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स, हमने कोई एक सॉल्यूशन लिया, कोई एक सॉल्यूशन लिया, उस सॉल्यूशन में जो है N1 जो है वो हमारा कितना है 2 है, और N2 जो है वो हमारा कितना है 3। ठीक। तो इस हिसाब से अगर मैं काई 2 निकालूं तो काई 2 क्या हो जाएगा, काई 2 हो जाएगा N2 अपॉन में, N2 मतलब 3 अपॉन में दोनों का सम, दोनों का सम यानी 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5 हो गया, यानी 3/5 है। इसी तरीके से जब हम लोग काई 1 निकालेंगे इस सॉल्यूशन के लिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, N1 कितना है, N1 है हमारा 2, यानी 2 अपॉन में 3 हो जाएगा, 2 अपॉन में 3 हो जाएगा। बट ऐसा कहीं होता नहीं है, देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3, हमारा सॉल्यूट ज्यादा है सॉल्वेंट कम है। ठीक है, मैंने एक तरीके से हाइपोथेटिकल एक सॉल्यूशन बनाया हुआ है, उसके सॉल्व करने का तरीका मतलब किस तरीके से इन दोनों को सम करने से 1 आएगा वो बताऊँ। तो यहाँ पर देखो 3/5 है, यहाँ पर कितना होगा 2/3, 2/3 नहीं, यहाँ पर क्या होगा 2/5 होगा, क्योंकि दोनों का सम कितना होता है 5 आएगा, दोनों का सम 5। अब इसको काई 1 को और काई 2 को सम करो, काई 1 और काई 2 का सम माने इसको और इसको जोड़ो, देखो 2/5 प्लस 3/5 को जोड़ोगे तो कितना होगा, सर इसको जोड़ेंगे तो आएगा कितने 5/5, और इसको अगर हम कट कर देंगे तो किसके इक्वल हो जाएगा 1 के इक्वल हो जाएगा। इसको अगर हम लोग कट कर देंगे 1 के इक्वल हो जाएगा, यानी काई 1, ये काई 2 था, काई 1 प्लस काई 2 करने पर कितना आएगा 1 आएगा, और ये जो है हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ लिया, यानी मोल फ्रैक्शन का सम जो होता है वो किसके इक्वल होगा 1 के इक्वल होगा। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, किसी एक कंपोनेंट का किस टोटल कंपोनेंट का साथ रेशियो निकाल देंगे, वो भी किसका नंबर ऑफ मोल्स का, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं मोल फ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोला, जो नंबर ऑफ मोल्स है किसी एक कंपोनेंट का जिसका निकालना हमें, उसका रेशियो बनाएंगे किसके साथ, टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट के साथ। यानी हमने सॉल्यूशन में जिस भी सॉल्यूशन के बारे में बात कर, अगर सॉल्यूट के बारे में निकालना है तो सॉल्यूट, अगर सॉल्वेंट के बारे में निकालना है तो सॉल्वेंट के लिए हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। तो मोल फ्रैक्शन यहाँ पर काई 2 इज इक्वल टू क्या होगा N2 अपॉन में N1 प्लस N2, यहाँ पर क्या होगा काई 1 इज इक्वल टू क्या होगा N1 अपॉन में N1 प्लस N2, जिसको निकालना है उसको ऊपर रखना, जिसको निकालना है उसको ऊपर रखना है। ये क्या था, ये मोल फ्रैक्शन है। इसी तरीके से अब हम लोग आगे पढ़ेंगे क्या, मास फ्रैक्शन, फिर जाके वॉल्यूम फ्रैक्शन, है ना, मास फ्रैक्शन और वॉल्यूम फ्रैक्शन। देखो यहाँ पे फ्रैक्शन के आगे लिखा क्या था मोल, तो इसलिए यहाँ पे जो भी चीजें फ्रैक्शन जो बनेगा यानी जो रेशियो बनेगा किसका बन रहा है मोल का बन रहा है। इसी तरीके से अगर मैं मास फ्रैक्शन के बारे में बात करूंगा तो वहां पर जो होगी कंपोनेंट मास का निकालना पड़ेगा, हमारा जो कंपोनेंट होगा उसका रेशियो निकालेंगे वो किसके मास का निकालेंगे। तो चलो उसको देखते हैं। अब देखो मास फ्रैक्शन, मास फ्रैक्शन क्या, यहाँ पर भी हमें क्या निकालना पड़ेगा रेशियो निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, रेशियो निकालना पड़ेगा। अब रेशियो किसका निकालना पड़ेगा, जो फ्रैक्शन के आगे लिखा उसी का रेशियो निकालना पड़ेगा। यानी अगर हम आज से बोलेंगे मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जो हम लोग कंपोनेंट लिखेंगे कौन सा कंपोनेंट लिखते थे अभी पीछे हम लोगों ने पढ़ा, सर यहाँ पर जिसको बारे में निकालना है उसी का लिखेंगे, यानी यहाँ पर हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में क्या लिखना पड़ेगा, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। अगर मान लो मैंने जो सॉल्यूशन लिया था उस सॉल्यूशन में W2 जो है वो मास है किसका, सॉल्यूट का मास है, और W1 जो है वो किसका मास है, सॉल्वेंट का मास है। उस हिसाब से क्या हो गया हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉरी मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू क्या लिखेंगे मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मास कितना है W2, यानी W2 अपॉन में टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन कहने का मतलब है हमारा सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का हो जाएगा, यस सर, यानी हो गया क्या W1 प्लस में W2।
ये किसका निकला है? ये निकला है सॉल्यूट का निकला है। ये किसका? सॉल्यूट का। इसी तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट का भी निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं कि नहीं? यस, निकाल सकते हैं। क्या होगा, यहाँ पर जो हमने लिखा था मास फ्रैक्शन सॉल्यूट का लिया था, और यहाँ पर हम किसको निकालना है? सॉल्वेंट को। तो सॉल्वेंट को निकालना है, तो ये जो हमारा कंपोनेंट है ये कंपोनेंट है, और सॉल्वेंट है, तो यहाँ पर हम लोग क्या निकालेंगे? मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन में टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्वेंट क्या है? W1 अपॉन में टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन क्या है? W1 प्लस में W2। W1 प्लस में W2। वही काम यहाँ पर भी, अगर हम मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और प्लस कर देंगे किसके साथ? मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट का, दोनों का सम कितना आएगा? 1 आएगा। दोनों का सम कितना आएगा? 1 आएगा। जैसे हमने पढ़ा था मोल फ्रैक्शन chi1 प्लस chi2 को सम करने पर 1 आता है, उसी तरीके से मास फ्रैक्शन जो हमारे कंपोनेंट है उन कंपोनेंट को सम करूंगा तो सम करने पर कितना आएगा? 1 आएगा। इसी तरीके से वॉल्यूम फ्रैक्शन। अब हम वॉल्यूम फ्रैक्शन के बारे में बात किए, तो यहाँ पर हम जो फ्रैक्शन बनाएंगे वो किसका बनाएंगे? वॉल्यूम का बनाएंगे। वॉल्यूम का कहने का मतलब है यहाँ पर जो होगी वो हमें एमएल में लेना पड़ेगा, और यहाँ पर हमने जो मास लिया था वो किस में होगा? ये सभी चीजें किस में होंगी? ग्राम में होंगी। ये सभी चीजें किस में थी? ग्राम में। मास है तो ग्राम तो लेना पड़ेगा, और वॉल्यूम फ्रैक्शन है तो वहां पर हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें वॉल्यूम फ्रैक्शन, किसके बारे में? वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अगर मान लो सॉल्यूट जो है उसके वॉल्यूम के बारे में बात करूं, वीबी है, और हमारा वी ए जो है वो सॉल्वेंट है। अगर हम इसके बारे में बात करें, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट है, और ये किसका है? सॉल्यूट का है। ठीक है, ये किसका है? सॉल्यूट का। तो वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालना है, तो इसका मतलब हमें जिसका निकालना है उसको ऊपर और टोटल नीचे। किसका निकालना है? सॉल्यूट का। तो यहाँ पर सॉल्यूट का क्या है सर? वीबी है, तो वीबी ऊपर लिख दो, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन में टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा? वी ए प्लस में वी बी। यही हो जाएगा। यस सर, यही होगा। एक तरीके से कह सकते हैं जो हम लोगों ने परसेंटेज वाला पढ़ा ना, वॉल्यूम वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, मास बाय मास, ये सभी चीजें पढ़ा, उसमें थोड़ा सा ध्यान से देखिए। उसमें क्या होता था? यही था, W2 अपॉन में W1 प्लस W2 ही था, लेकिन उसमें 100 था। उसमें क्या था? 100 भी लिखा हुआ था। क्यों 100 लिखा था? तो मैंने आपको बताया था कि 100 इसलिए लिखा हुआ क्योंकि हमें क्या निकालना है? मास परसेंटेज निकालना था। इसलिए जो था वहां पे 100 से मल्टीप्लाई था। अगर उस 100 को हटा दोगे तो वो क्या बन जाएगा? मास फ्रैक्शन बन जाएगा। अगर उसी तरीके से वॉल्यूम परसेंटेज के बारे में बात करूं, तो वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट को निकालोगे तो वीबी अपॉन में वी ए प्लस वी वी होगा, इंटू बस 100 कर देते थे उसमें भी। 100 100 से मल्टीप्लाई हुआ क्योंकि परसेंटेज निकालना था। लेकिन अगर हम इस परसेंटेज को हटा दें तो वो क्या बन जाएगा? वॉल्यूम फ्रैक्शन बन जाएगा। इसी तरीके से अगर हम चाहें तो वॉल्यूम फ्रैक्शन निकाल सकते हैं किसका? वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा? वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के बारे में बात करें तो यहाँ पर वी ए अपॉन में वी ए प्लस में वी बी हो जाएगा। ये वी ए अपॉन में वी ए प्लस वी बी, इन दोनों का अगर मैं सम करूंगा तो सम करने पर भी कितना आएगा? 1 आएगा। क्योंकि वॉल्यूम फ्रैक्शन हो, चाहे मोल फ्रैक्शन हो, या फिर मास फ्रैक्शन हो, उन सभी का जो कंपोनेंट है अगर उन्हें मैं सम करता हूँ तो वो क्या होंगे? वो किसके इक्वल हो जाएंगे? 1 के इक्वल हो जाएंगे। क्यों 1 के इक्वल हो जाएंगे? क्योंकि वो फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट होगा ना। देखिए ध्यान से, अगर मैं इसको इसको जोड़ूंगा तो क्या मिलेगा? देखो, W1 प्लस में W2 अपॉन में W1 प्लस में W2 कट हो गया, कितना मिला? 1 ही तो मिल गया। फ्रैक्शन के फ्रैक्शन में जो नीचे की तरफ लिखा गया है W1 प्लस W2, W1 प्लस W2 दोनों सेम है, और ऊपर बस वही नंबर बदल रहा है, तो दोनों का सम करोगे, सम सम होके कट हो जाएगा, है ना। W1 प्लस W2 अपन में W1 प्लस W2 इज इक्वल टू 1। यानी मोल फ्रैक्शन या फिर मास फ्रैक्शन या फिर वॉल्यूम फ्रैक्शन, अगर हम उनके कंपोनेंट का सम करते हैं तो वो किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल हो जाएगा। फ्रैक्शन है तो क्या करना है? जिस भी कंपोनेंट के बारे में बात करेगा, अगर मास की बात किया तो उसका मास ऊपर और टोटल मास नीचे। अगर वॉल्यूम के बारे में बात किया तो वॉल्यूम में उस कंपोनेंट का वॉल्यूम ऊपर, वॉल्यूम पता है एमएल में होगा, उसके अपॉन में नीचे क्या कर दोगे? टोटल कर दोगे। उसी तरीके से मोल फ्रैक्शन के बारे में बात करेगा, जिस भी कंपोनेंट के बारे में बात करेगा उसका मोल ऊपर और टोटल नीचे।